अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैच्योर माइंड्स। मैच्योर माइंड्स में आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, एंड दैट इज़ अर्बनाइजेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो शहरी आबादी ज़्यादा हो रही है उसके बारे में हम आज बात करेंगे, और इससे होने वाले चैलेंजेस जो कि पाकिस्तान को फेस करना पड़ रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से एरियाज़ हैं जिनमें पाकिस्तान को अर्बन सिटीज़ में मेजर जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ये हम देखेंगे। ऑब्वियसली ट्रैफिक एंड क्लाइमेट चेंज, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी इसमें। Before going to lecture, let me remind you to subscribe channel so that you may not miss our latest video updates, and press the bell icon so that you will get notification of every of our videos. PDF के लिए आप लोग Facebook का हमारा पेज विजिट कर लें, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। अदरवाइज आई विल पुट द PDF लिंक इन द फर्स्ट कमेंट ऑफ दिस वीडियो। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक दफ़ा ये कहा था जी, पाकिस्तान नीड्स टू हैव अ डिसेंट्रलाइजेशन एंड अ गुड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। आपको पता होगा अभी लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शन भी चल रहे हैं, इफ़ यू रिमेंबर। तो प्राइम मिनिस्टर जो हमारे इमरान खान साहब हैं उनका भी यही ख्याल है कि डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। अब अर्बनाइजेशन से क्या मसला होता है कि बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे पाकिस्तान में लाहौर और कराची की एग्जांपल देख लें। लाहौर और कराची ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ के करीब इनकी आबादी है दोनों की। इनकी 1.5 करोड़ इन लाहौर एंड सेम इज़ द केस विद कराची। तो यहाँ पे जो लाइफ की जो हालत है ये तो ठीक है, बट इट इज़ नॉट गुड एज अ ओवरऑल सोसाइटी। अब इसमें मसला क्या है? इसमें मसला है एडमिनिस्ट्रेशन का। सबसे बड़ा जो मसला आता है इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का आता है। बाकी भी हम देखेंगे नीचे। बेसिकली हमारा टॉपिक ही यही है कि की चैलेंजेस क्या हैं, लेकिन जो मेजर मसला आता है वो आता है एडमिनिस्ट्रेशन का। चाहे वो हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे लैंड है, वाटर है, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है। अब कितने ज़्यादा लोग एक ही जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो उस वजह से रिसोर्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें मसाइल पैदा होते हैं, उसमें इक्वालिटी ख़त्म हो जाती है, एंड कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हो जाते हैं। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन का नुकसान होता है, सेंट्रलाइजेशन का नुकसान होता है, और इन अदर वर्ड्स अर्बनाइजेशन का नुकसान होता है। अर्बनाइजेशन से ये नुकसान होता है। तो हमें डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। विलेज मॉडल को हमें अडॉप्ट करना चाहिए, या छोटे शहरों के मॉडल को अडॉप्ट करना चाहिए जिसमें टाउन्स वगैरह जो डेवलप करने चाहिए। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रीसेंट कॉन्सेप्ट है टाउन प्लानर्स का, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट को देखने पड़ेंगी, और ये इमरान खान साहब का मैंने कोट आपको दे दी है। इसके अलावा इंडियन फॉरेन प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज प्रेसिडेंट हैं प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। उनका एक कोट है जी, अर्बनाइजेशन इज इनएविटेबल आउटकम ऑफ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। उन्होंने कहा है जी कि मॉडर्नाइजेशन के नतीजा में और जो हमारी ग्रोथ के नतीजा में अर्बनाइजेशन जो हो रही है वो ट्रेमेंडसली ज़्यादा हो रही है, एंड वी नीड टू स्टॉप इट। वेल, अगर हम अर्बनाइजेशन की बात करें तो पाकिस्तान के अगर हवाले से बात करें 2010 से लेकर 2020 तक का ये चार्ट आप देख रहे हैं। 2010 में हमारे पास 35% अर्बनाइजेशन थी, लेकिन ये बढ़ते बढ़ते 2020 में क्या हो गई है जी, 37.17%। दिस इज ओवरऑल इन द कंट्री। तो ये बड़ा ही एक खौफनाक फिगर है, देखने में तो बड़ी कम लग रही है, बट इट इज़ एस्टिमेटेड कि 2030 तक जो हमारा ये 50% तक फिगर चली जाएगी। उसकी वजह, बेसिक वजह, लैक ऑफ फैसिलिटीज़ इन द विलेज एरियाज एंड टाउन एरियाज। तो ये मसाइल हैं। पाकिस्तान इज़ अमंग द मोस्ट अर्बनाइज्ड कंट्रीज इन द साउथ एशिया। अब हमारा जो इससे होता है कि अर्बन प्लानिंग में हमें मसला आता है, हमें स्पेस फाइंड करने में मसला आता है, हमारे जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो मसला आता है, हमें पॉलिसीज़ बनाने में मसला आता है। हमारे पास जो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स हैं उनको हमें क्या कहते हैं, चलाने में मसला आता है। विद एन अर्बन पॉपुलेशन ग्रोइंग 3% पर ईयर के हिसाब से करंटली पाकिस्तान का जो है वो अर्बनाइजेशन हो रही है। पाकिस्तान फ्लॉकिंग टू द सिटीज़ फास्टर देन एनी अदर कंट्री इन द साउथ एशिया। पाकिस्तान के जो हैं सिटीज़, ये किसी भी साउथ एशियन कंट्रीज से ज़्यादा अर्बनाइज हो रहे हैं, ज़्यादा तेज़ी से ये डेवलप हो रहे हैं, इनकी आबादी ज़्यादा बढ़ रही है। और ये बहुत बड़ी रीज़न, ये बेसिकली अर्बनाइजेशन बताती है कि आपका जो मार्जिनल एरियाज़ हैं, फार फ्लंग एरियाज़ हैं, जैसे रूरल सिंध है,
बलूचिस्तान के जो एरियाज़ हैं, साउथ पंजाब के जो एरियाज़ हैं, अब ये वो एरियाज़ हैं जो बड़ी ही दूर एरियाज़ हैं मेन सिटीज़ से। अब वहाँ से जब लोग माइग्रेट करके आते हैं बड़े सिटीज़ में, तो ये शो करता है कि उन छोटे एरियाज़ में हमने क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है। By 2030 half of the projected Pakistani population 250 million projected population है by 2030 और half of the citizens are expected to live in cities। ये मैंने आपको पहले बात बता दी है। अब इसमें मेन ड्राइवर्स क्या चीज़ें हैं? अब ऑब्वियसली कोई ना कोई रीज़न होएगी ना। क्या रीज़न है इसमें? दो रीज़न है। हाई बर्थ रेट्स हैं पाकिस्तान में, आपको पता होगा बर्थ रेट तो माशाल्लाह 2.3% के हिसाब से जा रहा है आजकल। और माइग्रेशन जो है फ्रॉम द रूरल एरियाज, वो हमने पहले डिस्कस कर लिया। ये दो की रीजंस हैं जो कि अर्बनाइजेशन को ड्राइव कर रही हैं। अब इसके अलावा अगर हम सब डिविजन्स करें तो उनमें बेटर जॉब्स आ जाएगी, इम्प्रूव्ड एक्सेस टू द बेसिक सर्विसेज जो हैं हमारी, लाइक हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़ हैं, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ हैं, तो वो बेटर हैं अवेलेबल इन द अर्बन एरियाज एज कम्पेयर टू द इन द रूरल एरियाज। अर्बन पॉवर्टी इज ऑन राइज with 1 in 8 urban dwellers living below the poverty line। अब इससे मसला हो क्या रहा है? अर्बन सिटीज़ में लाइफ तो अच्छी है, लेकिन इसमें मसला ये हो रहा है जब नए लोग आएंगे तो ऑब्वियसली रिसोर्सेज हमारे पास उतने ही रहने वाले, एडमिनिस्ट्रेशन उतना ही रहने वाली है। तो इससे हमारे पास मसला ये क्रिएट हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पॉवर्टी लाइन के अंडर जा रहे हैं। जो लोग जी रहे हैं, जो लोग अमीर से अमीर तर होता जा रहा है और गरीब तर होता जा रहा है। इवन के हर 8वां बंदा पाकिस्तान में जो है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, जो शहरों में रहता है। तो ये बड़ा एक हॉरिफाइंग नंबर है। इस वजह से होता क्या है, पाकिस्तान सिटीज़ कंट्रीब्यूट मच लेस टू द इकोनॉमी कंपेयर टू द अदर डेवलपिंग कंट्रीज। अब इसका कंपैरिजन अगर पाकिस्तान, इंडिया और इंडोनेशिया से किया जाए, पाकिस्तान की आबादी 38% और इसकी जो शेयर है जीडीपी में वो 55% है, जबकि इंडिया की आबादी सिर्फ 30% है शहरों की, और उसका जीडीपी में शेयर कितना है? 58%। ये नंबर ह्यूमंगस नंबर है। अब वही अगर इंडोनेशिया की बात की जाए, 44% उनकी अर्बन पॉपुलेशन और 60% उनका जीडीपी शेयर है ऑफ सिटीज़। अब मसला क्या होता है, जब लोग शहरों में माइग्रेट करते हैं तो शहरों के जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो यूटिलाइजेशन में मसला आता है। फिर यूटिलाइजेशन में जब मसला आता है तो वो ओवरऑल जीडीपी में इम्पैक्ट करते हैं। हमारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हमें ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है एक ही जगह पे, और जो विलेजेस से हमारे पास पैसा आता था वो भी ख़त्म हो रहा है। तो ये वो रीज़न है। की चैलेंजेस क्या हैं हमारे पास? जहाँ सबसे ज़्यादा बड़े कौन से चैलेंजेस हैं जो कि अर्बनाइजेशन की वजह से हमें फेस करना पड़ रहे हैं? उनमें सबसे बड़ा है जी पुअर हाउसिंग क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। अब ऑब्वियसली लोग माइग्रेट करके आते हैं तो उन्हें रहने के लिए जगह चाहिए, लेकिन हमारे जो सिटीज़ हैं वो आर अनेबल टू फोकस ऑन दैट। उसके अलावा वाटर एंड सैनिटेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैफिक का जो मसला है ये दिन ब दिन बड़े शहरों में बढ़ता जा रहा है। मैं लाहौर में रहता हूँ, तो यहाँ पे आप 2 रोड है मेन, एक फिरोजपुर रोड है, एक मुल्तान रोड है। तो यू कैन चेक कि यहाँ पे हर वक्त ट्रैफिक ही रहती है, बंदा दिन को बाहर ही नहीं निकल सकता। तो ट्रांसपोर्टेशन का भी मसला है। हेल्थ सेक्टर में फिर मसाइल हो रहे हैं, इसको हम डिटेल में बात करेंगे। बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इसमें। एजुकेशन का भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा पोर्शन है जो हम बाद में डिस्कस करते हैं। लैंड मैनेजमेंट का जो मसला है ये मोर और लेस रिलेटेड टू है हाउसिंग एंड अफोर्डेबिलिटी। लेकिन लैंड मैनेजमेंट होता क्या बेसिकली, मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक शहर है उसकी अगर एक बाउंड्री डिफाइन है तो लैंड मैनेजमेंट में क्या होएगा कि जो हमारे विलेजर्स आते हैं वो विद इन द सिटी जगह लेने की बजाय, प्लेस लेने की बजाय वो क्या करेंगे, आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटीज़ में जगह ले लेंगे। वहाँ पे उनको सस्ता भी पड़ता है एंड वो सिटी भी के लिए एक्सेस भी उनका अच्छा पड़ जाता है। तो इस वजह से लैंड मैनेजमेंट का मसला जो है वो शहरों में बढ़ता जा रहा है। अगर हम पहले पॉइंट की बात करें पुअर हाउसिंग क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी की, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रिसेंटली एक हमारे पास शुमारा रिलीज़ किया है जिसके मुताबिक 4.4 मिलियन यूनिट्स जो है हमारे शहरों में वो कम है इन 2015 में क्या सीन था जी कि हमारे पास 44 लाख 44 लाख या 4.4 मिलियन घर जो थे वो हमें कम थे, यानी कि इतने लोग ज़्यादा रह रहे थे इन दी सिटीज़। इतने लोग नहीं, एक्चुअली इतनी फैमिलीज ज़्यादा रह रही थी। तो ये बड़ा ही आई ओपनिंग स्टेटमेंट है बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान।
और अगर यही चीज़ चलती रही तो 5 लार्जेस्ट जो सिटीज़ हैं हमारे पास वो क्या होंगे, 78% ऑफ द टोटल हाउसिंग शॉर्टेज बाय द 2035, यानी 78%, 80% के करीब ऑलमोस्ट जो होंगे वो ओवरऑल कंट्री का, यानी कि पूरे, अब ये 5 जो सिटीज़ हैं इनके अलावा भी तो सिटीज़ है, विलेजेस हैं, तो वहाँ पे भी तो लोग हैं जिन्हें घरों की ज़रूरत होएगी, तो वहाँ पे भी ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, जो घर अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इनका कहने का मकसद है 80% लोग ऐसे होंगे सिटीज़ में जिनके पास घर ही नहीं होएगा, तो ये काउंट करें ओवरऑल कंट्री का 80%। अब होता क्या है, अगर घर दिया भी जाता है इनको, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं जैसे सेंट्रल फ्लैट्स हैं फैसल टाउन में, एंड इसके अलावा अगर आप डाउन साइड डाउन लाहौर में चले जाएं, जीसीयू के पास काफ़ी ज़्यादा फ्लैट्स हैं, तो वहाँ पे लो क्वालिटी के आपको मकान मिलेंगे, उनका जो रैंक होगा वो बड़ा ही लो क्वालिटी का होगा। आप ये देख सकते हैं, ये मैं रावलपिंडी की तस्वीर है, यहाँ पे ये सेंटोरस टावर है इस्लामाबाद का, एंड ये बिल्कुल ही डिवाइडेड है, ये जगह मैं गया हुआ हूँ, यहाँ पे आप बिल्कुल ही डिवाइडेड है। तो एक साइड पे ये कच्ची वादी है, ये गरीब लोग हैं, और दूसरी साइड पे अमीर लोग हैं। अब ये रीज़न क्या है, इनको घर तो नहीं कहेंगे ना, ये कच्ची, यानी कि ये टेंटों में रहते हैं लोग। पाकिस्तान रैंक्स 8 among the 10 countries that directly hold 60% of the substandard housing। 10 सबसे ज़्यादा सबस्टैंडर्ड हाउसिंग जो मुल्क हैं दुनिया में, उनमें 60 पाकिस्तान का नंबर है 8वां, और पाकिस्तान के जो 60% घर हैं वो सबस्टैंडर्ड हैं। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं, मेगा सिटी जो कराची है उसमें 17 मिलियन लोग जो हैं वो बेघर हैं, एंड रैंक्स सेकंड लोएस्ट इन द साउथ एशिया एंड 6th लोएस्ट इन द वर्ल्ड। ये अब आप इमेजिन करें कितना गंदा नंबर है ये, 17 मिलियन लोग, यानी कि 17 मिलियन 1.7 मिलियन, सॉरी, तो ये कितना बड़ा नंबर है। रैंक सेकंड लोएस्ट साउथ एशिया, यानी कि लिवेबिलिटी इंडेक्स है जो, उसमें कराची कितना आया जी के सेकंड लोएस्ट, यानी कि अगर लेट्स से 10 ममालिक है तो कराची का नंबर है 9th। वाटर एंड सैनिटेशन की अगर हम बात करें तो वाटर एंड सैनिटेशन का इंतज़ाम भी अर्बनाइजेशन की वजह से बड़ा मसला हो रहा है। ज़्यादातर घरों को 16 घंटे तो पानी दिया ही नहीं जाता, क्योंकि लाहौर जैसे शहर में या कराची जैसे शहर में जो ग्राउंड वाटर है वो तो ख़त्म हो चुका, पीने वाला पानी अब रह नहीं गया। तो अब क्या कहता है, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं जो ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने के लिए, वो 16 घंटे वो जाते नहीं है, पाइपों के ज़रिए जो पानी दिया जाता है साफ़ पानी, वो 16 घंटे आता ही नहीं है, और उनमें से भी जो 50% पॉपुलेशन है उनको ही बाकी 8 घंटे मिलता है, अदरवाइज उनको भी नहीं मिलता। तो ये बड़ा मसला है। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक 90% जो पानी है पाकिस्तान की जो सप्लाई स्कीम्स का सप्लाई स्कीम्स का जो पाइपों के ज़रिए हम लेके जाते हैं घरों तक, वो गंदा पानी है, वो पीने के काबिल ही नहीं है, उनको कोई बंदा पी नहीं सकता। कराची की अगर बात करें तो एक टॉयलेट शेयर करता है कितने, 20 लोग। इमेजिन दैट, एक टॉयलेट 20 लोग शेयर करते हैं फॉर देयर होल लाइफ, और ये जो होएगा ये रैंक बढ़ने वाला है। वर्ल्ड बैंक ने जो रिसेंटली एस्टिमेट किया है पाकिस्तान की पूरा सैनिटेशन की वजह से जो पाकिस्तान को नुकसान होता है वो 3.9% ऑफ इट्स GDP, बहुत बड़ा नंबर है, इमेजिन दैट। और इसकी वजह से अब ये 3.9% किस तरह करता है, डायरिया रिलेटेड डिजीजेज होती हैं, डेथ्स होती हैं, इस वजह से ये वाटर एंड सैनिटेशन का मसला बहुत ज़्यादा गंभीर हो रहा है बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसपोर्ट है, ये फेमस मसला है, हर जगह का ही मसला है ये, तो इसका तो मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया पहले। कराची की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे है जी के सबसे ज़्यादा प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन जो है अब जब बनता है तो गवर्नमेंट की स्कीम्स तो इतनी इनफ नहीं है कि वो तमाम के तमाम लोगों को ऑक्यूपाई कर सके। तो यहाँ पे क्या हुआ है जी कि 100% इंक्रीज़ हुआ है 2000 से लेकर 2015 तक। तो ये एक प्राइवेट जो सेक्टर है ये चपेट में ले रहा है अपने इस ट्रैफिक जो अपना ट्रांसपोर्टेशन का एक प्रोजेक्ट है, ये बड़ा मसला है। और इसके अलावा जो दोज हु कैन नॉट अफोर्ड द कम्यूट आर फोर्स्ड टू लिव अनप्लैन्ड, और इसके अलावा जो अफोर्ड नहीं कर सकते अनप्लैन्ड और इनर सिटीज़ में जो शहर के बाहर, जैसे मैंने ये बताया पीछे, ये जो है ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जो मुज़ाफ़ात में लोग रहते हैं ये उनकी हालत, तो यही चीज़ वहाँ पे हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है नहीं जो ट्रांसपोर्टेशन को अफोर्ड करे। पाकिस्तान में 40% जो लाहौर में ट्रिप्स होती हैं वो बाय फुट होती हैं,
और वहाँ पे भी मसला ये है कि ज़्यादातर जो है हमारे पास स्ट्रीट वॉक, वहाँ पे जो क्या कहते हैं उसको ज़ेब्रा क्रॉसिंग वगैरह होती नहीं है, और वॉकिंग जो पेवमेंट्स होती हैं वो भी पाकिस्तान में उनका तो है ही नहीं ना चलन, वो भी कम ही होती हैं। लोग सड़कों पे जल रहे होते हैं, इस वजह से ट्रैफिक के जो एक्सीडेंट्स हैं वो भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये भी एक मसला है। इवन के वुमेन के लिए जो एक एडीबी की रिपोर्ट है 2015 की एडीबी रिपोर्ट, उसमें 85% ऑफ द वुमेन जो वर्किंग वुमेन है जो सड़क पे चलती हैं उनको हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। और हैरेसमेंट क्यों होती है? ऑब्वियसली जब लोगों के पास इतना टाइम होएगा ट्रैफिक में खड़े होने का तो फिर वो कुछ ना कुछ तो करेंगी ना। हेल्थ केयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है रूरल जो एरियाज़ हैं और अर्बन एरियाज़ में, लेकिन एक्सेप्शन एक है इम्यूनाइजेशन की, जहाँ पे अब जो हमारे पास अर्बनाइजेशन थी जहाँ पे वहाँ पे हमें इम्यूनाइजेशन करने में आसानी रही। जैसे लाहौर जैसे बड़ा शहर था, लेकिन यहाँ पे एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के जरिए कोविड-19 की जो वैक्सीन थी इनको डिस्ट्रीब्यूट करना थोड़ा आसान था। इंस्टेड के दूर के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे आपको चिलर्स चाहिए होते हैं वैक्सीन को फ्रीज करने के लिए, अदरवाइज तो ये ख़राब हो जाती हैं। तो दूर एरियाज़ में पहुंचाना थोड़ा सा मुश्किल था। इस वजह से ये एक फ़ायदा है अर्बनाइजेशन का इन द हेल्थ सेक्टर के, आप एक सेंट्रलाइज सिस्टम्स को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन अब मसला क्या होता है, जब अर्बनाइजेशन होती है तो पोल्यूशन काज होता है। पोल्यूशन से क्या होता है? पोल्यूशन से डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ होता है। अकॉर्डिंग टू WHO, कराची इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द पाकिस्तान विद एयर ट्वाइस एज पोल्यूटेड एज दैट ऑफ बीजिंग। अब बीजिंग की एग्जांपल यहाँ पे क्यों है? बीजिंग रिसेंटली सबसे ज़्यादा गंदा शहर था इन द वर्ल्ड, लेकिन कराची की जो हवा है एवरेज बीजिंग से भी ज़्यादा गंदी है। एवरेज की बात हो रही है, सिंगल ईयर में नहीं, होल ईयर 365 डेज का जो एवरेज होता है उसमें कराची की जो एयर है वो ज़्यादा गंदी है दैन द बीजिंग। अब यहाँ पे पंजाब के जो मेजर सिटीज़ हैं लाहौर, फैसलाबाद, वहाँ पे भी कोई इतना अच्छा नहीं है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक कोई इतना अच्छा नहीं है। ये भी जो यूएन के जो डिटरमिन्ड सेफ क्राइटेरिया उनमें भी 3 से 4 गुना ज़्यादा जो है पोल्यूशन है। अगर हम बात करें अब लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, अब ये तो हमने बात कर ली है पहले कि हमारे पास पानी का जो सप्लाई है वही गंदी है। तो जब पानी की सप्लाई गंदी है तो फिर ड्रिंकिंग वाटर में मसला आएगा। तो ये फिर क्या होता है, वहाँ से बीमारियाँ फैलती हैं, मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होता है। अंडर 5 ईयर जो चिल्ड्रन है वो तो वैसे ही उनका सीवियर मोर्टेलिटी रेट, उसकी वजह क्यों है? वजह यह है कि अंडर 5 जो बच्चा होता है उसका इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं होता, इस वजह से। अब इस पर भी मैं दोबारा लेक्चर लूँगा किसी दिन, इम्यून सिस्टम होता क्या है। अकॉर्डिंग टू द सेव द चिल्ड्रन 2015 एनुअल रिपोर्ट हुआ क्या है जी के जो अंडर 5 ईयर बच्चा है वो उसका मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, ठीक है जी। और जो अगर यही हम रूरल एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे इनफैक्ट ये बेहतर है बिकॉज ऑफ द वाटर, क्योंकि वहाँ पे क्लीन वाटर, आपको क्लीन एनवायरनमेंट मिल जाता है, ये ज़्यादा बेहतर है। द चैलेंज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग इज आल्सो बिकॉज ऑफ द इंटेंसिफाइड सिटीज़। अब यहाँ पे इंटेंसिफाइड, जहाँ पे रश ज़्यादा होएगा वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होएगी, फैक्ट्रीज ज़्यादा होएंगी, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होएगी। वहाँ से होता क्या फिर इन सब चीज़ों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होती है। ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली होती क्यों है? क्योंकि जो इनका जो गैसेस वेस्ट है ट्रैफिक का, फैक्ट्रीज का, इवन के जो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन से जो गैसें निकलती है, मीथेन वगैरह, तो वो तमाम की तमाम ग्लोबल वार्मिंग में एक इम्पैक्ट डालते हैं। इसके अलावा ह्यूमन कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है वो भी, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की ओवरऑल जो इनटेक है बाय द प्लांट्स वो कम हो जाता है, क्योंकि शहरों में प्लांट्स आपको कम मिलते हैं, तो ये वजह होती है। इसके अलावा जो कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स हैं शहरों में वो एक मेजर रीज़न बन रहे हैं। तो कंक्रीट स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं, जब डायरेक्ट सनलाइट उन पर पड़ती है दे रिफ्लेक्ट बैक, जब वो रिफ्लेक्ट बैक करते हैं तो उनका जो एंगल होता है वो इतना नहीं होता कि वो पेनिट्रेट कर सके कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर को, तो फिर वो दोबारा रिफ्लेक्ट होकर ज़मीन पे आ जाती हैं एंड इन दिस वे ग्लोबल वार्मिंग राइज। ये आप टेक्निकल थोड़ी सी चीज़ें, ये बंदा इन्वायरमेंटल वाला जो बंदा है वो तो समझ क्या होएगा। बाकी आप लोग इस तरह याद रखें कि कंक्रीट की जो स्ट्रक्चर्स हैं दे आर एडिंग द इंक्रीज इन टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 2015 में से 1500 डेथ हो गई थी इन पाकिस्तान, सॉरी इन कराची, हीट वेव की वजह से। एक और है एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करी जाए
तो ये बड़ा ही मसला है एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का। शहरों में कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर स्टडीज़ होती हैं, यहाँ पे आपको हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स मिल जाते हैं, प्राइवेट स्ट्रक्चर मिल जाता है जो कि ज़्यादा बेहतर आपको एक इन कंपैरिजन टू गवर्नमेंट के एक ज़्यादा बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड कर देता है। लेकिन ये भी एक मिजरी है कि अब वहीं अगर रूरल एरियाज़ की अगर बात की जाए तो वो हमारे पास बड़ा मसला है। अब 10% जो बच्चे हैं कराची और लाहौर में एंड पेशावर, वो रिमेन आउट ऑफ स्कूल। अब इसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, प्राइवेट जब डेवलपमेंट हो रही है सिटीज़ में तो वहाँ पे गवर्नमेंट के साथ उनका कंपटीशन बढ़ जाता है, और देन ऑब्वियसली गवर्नमेंट कैन नॉट कम्पीट विद द प्राइवेट सेक्टर फॉर नाउ, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ने तो पैसे कमाने हैं, गवर्नमेंट ने जेब से लगाने हैं। तो ये मसला हो जाता है। इस वजह से फिर गवर्नमेंट सेक्टर की जो परफॉर्मेंस है वो उतनी बेहतर नहीं रहती इन द अर्बन एरियाज। दो के रूरल एरियाज में भी यही हालात है, लेकिन फिर भी वहाँ पे हालात मुख्तलिफ, एक एंगल मुख्तलिफ आ जाता है, बाकी चीज़ें सेम ही हैं। तो 10% तकरीबन बच्चे रहते हैं जी इन तीनों शहरों में आउट ऑफ स्कूल। और हेल्थ केयर की तरह बेटर एजुकेशन इन सिटीज़ आल्सो प्राइवेट सेक्टर ही ज़्यादा बेहतर देते हैं। दोनों चीज़ें आप लाहौर में देख लें, कराची में देख लें, वहाँ प्राइवेट सेक्टर आपको डोमिनेट मिलेगा इन दोनों सेक्टर में, इन एजुकेशन एज वेल एज इन द हेल्थ सेक्टर। द शेयर ऑफ प्राइमरी एनरोलमेंट इन प्राइवेट स्कूल रोज फ्रॉम 25% टू 40%। अब 2014 और 2001 के दरमियान जो था प्राइवेट प्राइमरी इनरोलमेंट जो रेशो था वो बढ़ा है कितना, 25% से लेकर 40% तक। ये बहुत बड़ा है नंबर है। अगर हम बात करें तो ये एक इनवर्स रिलेशन भी काज करता है विद द सिटी साइज। अब होता क्या है, जब ज़्यादा बड़ा शहर होगा उसके लिए ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़्यादा स्कूल्स चाहिए होंगे, एंड दिस काज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द पब्लिक स्कूलिंग एंड द सिटी साइज। इन स्मॉल सिटीज अप्रॉक्सिमेटली 35% ऑफ द चिल्ड्रन एज 5 to 9 आर इनरोल्ड इन द गवर्नमेंट स्कूल, जबकि बड़े शहर जो कैपिटल सिटीज हैं वहाँ पे 22% से सिर्फ रेट है। यानी कि जो रूरल एरिया है वहाँ पे 35% जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, जबकि जो अर्बन एरिया है वहाँ पे 22%। तो ये फ़र्क है। अब ये 22% कम क्यों है, इसकी बेशुमार रीज़न है। एक तो जो शहरों में प्राइवेट सेक्टर की बहुत बड़ी रीज़न है, दूसरा शहरों में ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो अर्ली एज में काम करना शुरू कर देते हैं, जबकि विलेज एरियाज़ में काम करने को कोई होता नहीं है। तो फिर माँ बाप कहते हैं चलो भी स्कूल चले जाओ। तो ये एक रीज़न है यहाँ पे। इसके अलावा प्राइवेट स्कूल को जो कंटिन्यूड प्रेफरेंस है वो लो क्वालिटी ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स की वजह से भी है, जबकि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जैसे ड्रिंकेबल वाटर है, टॉयलेट्स हैं, दे गिव इन द गुड कंडीशन। तो दे आर मिसिंग द 12% ऑफ द, इवन कि लाहौर जैसे बड़े शहर में 12% जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनके पास ये बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं है। और ये एब्सेंस ऑफ द एजुकेशन एंड द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्मॉलर सिटीज इज आल्सो पुशिंग द पीपल टू माइग्रेट इनटू द बिग सिटीज़। अब ये छोटे सिटीज़ में अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो बड़े सिटीज़ में लोग आएंगे। अब बड़े सिटीज़ में रिसोर्सेज तो उतने ही हैं, लोग ज़्यादा हो गए, तो वो शेयर करना पड़ेगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, एंड क्या होएगा, अब एक घर में कमाने वाले एक बंदा है और 9 बंदे खाने वाले हैं, और एक घर में 5 बंदे कमाने वाले 5 खाने वाले, तो कहाँ पे ज़्यादा, ऑब्वियसली जो 5 कमाने वाले हैं उन पे ज़्यादा होएगा ना। तो यही चीज़ यहाँ पे है कि हमारे पास एब्सेंस ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लैंड मैनेजमेंट हमारे पास बड़ा मुश्किल सी चीज़ है कि हमने लैंड जो हमारी सिटीज़ की है उनको हमने फ्रीली यूज़ करने को दे दिया हुआ है, जो मर्जी जहाँ से मर्जी आके उठ के ना बैठ जाए। अब हमारे पास ना तो बिल्डिंग कोड्स हैं हमारे पास, और यूनिफाइड लैंड रिकॉर्ड भी नहीं है। इसकी वजह से हमें कोई पता नहीं चलता कि लाहौर जैसा शहर कहाँ से शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है, इसके कौन से ज़िले हैं, कहाँ पे आता है। अभी रिसेंटली एक रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसने लाहौर में एक शहर डेवलप करने की कोशिश की, वो भी हाई कोर्ट ने नल एंड वाइट कर दिया कि ये इलीगल है क्योंकि ये किसी और की जगह है। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये इस तरह के ब्लंडर्स हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से, ये क्या करते हैं, इनइक्वालिटी कास्ट करते हैं इन द लैंड यूज़। कराची का जो 36% पॉपुलेशन, 36% पॉपुलेशन है वो सिर्फ रहती है प्लैंड सेटलमेंट्स में, अदरवाइज 77% जो उनकी सिटीज़ की रेजिडेंशियल लैंड है वो उनका पता ही नहीं है कहाँ पे आ रही है। वेयर आर द अर्बन डेंसिटीज एज लो एज 84 पीपल पर हेक्टर। ठीक है, 84 पीपल, यानी कि ये कहने का मतलब 36% जो पॉपुलेशन है वो रहती है प्लैंड सेटलमेंट्स में, और उनकी जो है
डेंसिटी वो है 84 पीपल पर हेक्टर, जबकि इनफॉर्मल जो सेटलमेंट्स हैं उनमें जो लोगों के रहने की डेंसिटी है वो कहाँ तक हो सकती है 4500 पर हेक्टर, 4500 पीपल पर हेक्टर। ये बहुत बड़ा गैप आप चेक करें। और इसकी वजह सिर्फ क्या है, वजह सिर्फ एक है, दैट वी डोंट हैव द इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ओवर पॉपुलेशन ऑफ द सिटीज, मिसमैनेजमेंट अगर आप इनका लें। अब यही जो अर्बन स्प्रॉल है पॉपुलेशन का, ये अनचेक्ड है। अब इस वजह से मसला बहुत ज़्यादा मसले हो रहे हैं। सिटी की जो लिमिट है यही मसले हो रही हैं। सिटीज़ में जो एग्रीकल्चर लैंड होती है, ये सिटीज़ के आउटस्कर्ट्स में जो एग्रीकल्चर लैंड है उनमें से 60,000 सेक्टर्स के करीब, एकर्स के करीब जो वैल्यूएबल लैंड है उसकी बात कर रहा हूँ, बैरन लैंड की बात नहीं कर रहा, जो वैल्यूएबल लैंड है उन पे कब्जा हो चुका है। बोथ कराची एंड लाहौर हैव सीन डेवलपमेंट ऑफ लार्ज रियल एस्टेट स्कीम। यहाँ पे रियल एस्टेट, अब यहाँ पे DHA है, बहरिया टाउन है, जो अभी मैंने नाम लिया रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी का, ये जो है आपका इनकी जो एक्सपेंशन है ये ज़्यादा से ज़्यादा। अब DHA की अगर बात करें 11 फेज है DHA की, और बैरियर टाउन का तो हिसाब ही कोई नहीं है कितना, कहाँ पे शुरू होता है कहाँ ख़त्म होता है। तो ये लाहौर की बात कर रहा हूँ, बाकी भी ऑब्वियसली मुल्तान में भी DHA है, बहरिया है, कराची में तो है ही है, कराची में तो और भी हैं। अब इस्लामाबाद का आप देख लें, वो रिसेंटली केस हुआ था इनका, इवन के नेवी वालों ने गोल्फ क्लब बनाया हुआ था, मुनार रेस्टोरेंट था। तो ये बड़ी कन्वर्शन सी बातें हैं। तो यहाँ पे प्राइवेट और जो मिलिट्री डेवलपर्स की आपस में जो साजगाट है ना, ये मसला काज कर रही है इन द लैंड मैनेजमेंट। तो ये जो वेंचर्स हैं रीडिफाइनिंग द अर्बन लिमिट्स। अब इनका सोल्यूशन क्या जी, अर्बन लिमिट्स को दोबारा डिफाइन किया जाए। लैंड के लिए बात करूं, बाकी ऑब्वियसली उसका तो अलग सोल्यूशन होएगा। तो अर्बन लिमिट्स को दोबारा डिफाइन किया जाए ताकि हमारे पास जो सर्विस डिलीवरी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हेल्थ है, एजुकेशन है, वाटर की जो सप्लाई है, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज जो मसला है, हाउसिंग की जो प्रोविजन है, ये तमाम की तमाम चीज़ें बेहतर की जा सके। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। सब्सक्राइब द चैनल बिफोर लिविंग द चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। PDF मैं आपको दे दूंगा, आप फर्स्ट कमेंट में आप देख लें, अदरवाइज मैं आपको फेसबुक पेज पे उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।